मारीना संदेश लाइव। स्वागत है एक बार आपका फिर से मारीना संदेश में। मैं सुरेश सिंह सन ऑफ स्वर्गीय ललन सिंह पकड़ी घोसी का निवासी हूँ। मैं यहाँ भीटी में मकान बना करके रहता हूँ। मैं बस के कारोबार में, बस ट्रक और ट्रांसपोर्ट के कारोबार में अपना समय देता हूँ। वही एक मेरा धंधा है। आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जिसकी वजह से सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है, जबकि देखा जा सकता है कि ज़िले में मुख्तार अंसारी के कट्टर समर्थक ऐसे भी हैं जो मदरसों में पढ़ाते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रशासन नहीं देख रहा है, लेकिन आपको देख रहा है। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का किसी भी प्रकार का ना कोई आर्थिक लाभ है, ना हानि है, ना ही राजनीतिक हानि है। तो आपको टारगेट करने का क्या उद्देश्य है? अभी अब तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि इस बात की सच्चाई पर जाए और मेरी बात को सुन करके मैं योगी जी से मैं निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि इस सच्चाई को जानने के बाद यह कार्रवाई की जाए और हमें राहत दी जाए। एक ख़ास सवाल ये है कि जिन लोगों ने आपकी गाड़ियों को सीज किया या आपको गिरफ्तार किया या आप लोगों को प्रताड़ित किया, क्या उनके पास या उन्होंने कुछ प्रमाण आपको दिया कि हाँ आपकी ये संपत्ति अवैध है? नहीं, इस तरह की कोई नोटिस हमको नहीं दी गई, नहीं इस तरह की कोई बात बताई गई। इस तरह का कोई हमारे सामने ऐसा का कोई पेपर नहीं दिया गया। आपके भतीजे पंकज सिंह के ऊपर भी आरोप है कि जेब में नगद पैसा अच्छा खासा लेकर के घूमते हैं। हाँ। क्या सत्यता इसकी है? इसकी सत्यता यह है कि वह श्री सीमेंट की डीलरशिप लिया है और उससे जो दुकानों पर सीमेंट की सप्लाई करता है, ट्रकों से सप्लाई देने के बाद उस पैसे को तगादा करके लाता है और उसको कहा जाता है कि वह अवैध वसूली करता है। अच्छा, यानी कि जो आपका लीगल बिजनेस है जी, उसको अवैध दिखाया इन गया। सारी चीज़ों को क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल, हमारे पास सभी कागज, ये बैंक स्टेटमेंट है। अच्छा, ये श्री सीमेंट लिमिटेड का ये बैंक स्टेटमेंट, जी, ये आपकी बैलेंस शीट है? बैलेंस जो भी हम लेन देन ट्रांजेक्शन किए जी हैं। जी, टर्नओवर आपका जो है ये उसकी डिटेल है। 84 लाख का टर्नओवर है। देखिए लास्ट में 84 लाख का टर्नओवर होगा एक साल का। ठीक, तो ये जो सारा आपका बिजनेस है जी। ये कंबाइंड फैमिली में आता है। हाँ। और सभी लोग मिल करके इसमें आप सारे बिजनेस को सभी लोग मिल के करते सभी लोग हैं। मिल तो के करते एक हैं। औसतन एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि आपकी मासिक इनकम कितनी रही होगी लीगल? मासिक इनकम कम से कम 7 से 7.5 लाख रुपया, 8 लाख रुपए मासिक इनकम हमारी हो जाती है। बचत आपकी हो जाती है। तो तो उसमें जो हम गाड़ियों बचत की किस्त देते हैं। नहीं, बचत की हम बात बता रहे हैं, किस्त वगैरह छोड़ करके मतलब खर्चे आपके ज़्यादा हैं। हाँ। जैसे पैसा आ रहा है उसी हिसाब से आपका खर्चे ज़्यादा हैं। इतना कर्ज है, इतना लोन है कि उसको मेंटेन करने के बाद 50,000 लाख रुपया महीने में बच जाता है, खर्च बच काटने के बाद। अच्छा, 1,50,000 रुपये जो बचता है बिजनेस से। जी। फिर जो आपका पेंशन वगैरह आ रही है वो अलग हाँ, है। वो अलग लेकिन बिजनेस से मतलब 1,00,000 से 50,000 रुपये आप बचा लेते हैं, जिसका आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह मौजूद है। 2009 से हम रिटर्न दाखिल करते हैं। 2009 से आप रिटर्न दाखिल कर लगातार रहे हैं। रिटर्न दाखिल किए हैं। अच्छा, तो उसका भी सब पेपर आपको हमारे पास इस समय जो परेशानियां हैं वर्तमान समय में, आप लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है और किस तरीके से आप लोग इस परिवेश से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं ताकि लोग जाने कि मेरी मुख्तार आर्थिक अंसारी के स्थिति- नाम पर आपको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरे में देख के आप दर्शकों को बताएं और मेरी शासन स्थिति प्रशासन इस से समय- गुहार भी कर मेरी सकते स्थिति हैं। ये है कि सभी गाड़ियों की किस्त टूट गई। सितंबर में किस्त नहीं गई किसी भी गाड़ी की, किसी भी ट्रक की, किसी भी बस की, सब EMI बंद हो गई। और आज के डेट में मेरा परिवार रोड पे आने वाला है। जो स्थिति बनी है, मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी लोग जितने लोग हैं, हमारे स्थानीय प्रशासन, DM साहब, कप्तान साहब, सच्चाई को जान लें और हमें मुक्ति कर दें। अच्छा, एक बार फिर से हम आपसे वही सवाल करेंगे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत किस अधिकारी से और आपको कौन ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, उद्देश्य क्या है उनका? यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जबकि मेरा इस तरह का कोई संबंध नहीं रहा है कि मैं मुख्तार अंसारी से किसी तरह का धन अर्जन किया हूँ। और मेरे ऊपर कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश किया जा रहा है। अच्छा, तो आप मुख्तार अंसारी के कुछ ऐसे लोगों का नाम बता सकते हैं जो शहर में हों और जिनके ऊपर कार्रवाई ना हो रही हो, मुख्तार अंसारी का खुला समर्थन भी हो? देखिए, इस चीज़ को मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। वो लोग हैं
उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। चूँकि मैं विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ और वो लोग स्थानीय लोग हैं, तो कुछ भी हमारे साथ घटना घट सकती है। अच्छा, एक बड़ा ख़ास सवाल जी कि जैसा भी आपने बताया था कि जो अवैध वसूली का मामला था जी। ब्रह्मस्थान पर ठीके का, उसमें आपने बताया कि आपके ऊपर दबाव आ रहा था। हाँ। ये किस तरह का दबाव था और कैसे आप दबाव में आ गए, क्या मामला था, इसका भी थोड़ा विवरण पूरा दें। बिल्कुल। यह जो है 16-17 में हमारे चेयरमैन थे अरशद जमाल साहब। उसी साल से वहाँ ऊपर से विधायक जी के यहाँ से दबाव आया कि ठेका मेरे आदमी के नाम से होगा, व्यवस्था आप देखेंगे। और हम लोग उसको उस ठेके को पहले से भी चलाते थे। अच्छा, पहले ठेका किसके नाम से था? अनिल सिंह के नाम से था। अनिल सिंह के नाम से था। अच्छा, उसके बाद फिर आपके ऊपर दबाव आया जी विधायक जी के यहाँ से। तो विधायक जी की क्या डायरेक्ट कॉल आई थी या क्या माध्यम था? नहीं, हमको वहाँ बुलाया गया था। अच्छा, ठीक। फिर आगे बताएं क्या हुआ, पूरी घटना बताएं आप। हम जब वहाँ गए तो हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया कि ठेका 16-17 की बात आप बता रहे हैं। 16-17 ठेका आपके नाम से होगा, हमारे आदमी के नाम से होगा, व्यवस्था आप देखेंगे और उसमें हमारे 4-5 लोग रहेंगे उस ठेके में। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नीलामी हुई और मंसूर अंसारी के साथ उनका आदमी सऊद अब्बासी आया। मैं उनको लेकर के वहाँ नगर पालिका गया, उनके नाम से नीलामी हुई। अच्छा, जिस ठीके को अवैध बताया जा रहा था और जिसको बंद कर दिया गया था, अभी उसका टेंडर हुआ, नीलामी हुई है। हाँ। तो अब इस समय वो ठीका किसके पास है? वो कोई संतोष राय लिए हैं। तो क्या जो अवैध वसूली थी तो संतोष राय का टेंडर मिलने के बाद क्या वो वैध हो गया है? वह जो है, अब तो ये तो प्रशासन की बात है, उसकी वसूली कैसे कराते हैं, स्टैंड से कराते हैं कि अवैध वसूली करा रहे हैं, जिसको हमको सिद्ध किया गया कि वो अवैध कर रहे हैं। अब प्रशासन इस बात को समझेगा। आप लोगों के परिवार के आपराधिक इतिहास के बारे में आपके भतीजे पंकज सिंह का नाम आता है जी कि इन्होंने गोली वगैरह भी चलाई है और जेल भी काट के आए जी, हैं। जी। क्या है इसकी वास्तविकता, इसके बारे में? वास्तविकता यह है कि 2018 में एक जगदीश यादव हैं, अदरी मोड़ के शराब माफिया हैं, अवैध शराब का धंधा करते हैं। वो नई बस लेकर के आए और नंबर के बारे में डेली अदरी मोड़ पर मारपीट होती थी नंबर को लेकर के। उनको नंबर हम लोग दे भी रहे थे, लेकिन यूनियन की बात न मान करके वो अपनी गुंडाई के बल पर नंबर लेना चाहते थे। हाँ, नंबर का मतलब कि वो क्रमवार बस लगाने के लिए पहले नंबर चाहते थे। हाँ, यानी जो प्राइवेट आपका बस स्टेशन है ब्रह्मस्थान, वहाँ क्रमवार बसें चलती हैं। ठीक, फिर जो जैसे आता है उसको पीछे उसी क्रम में नंबर। हाँ, ठीक है। लेकिन वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो जो है ज़बरदस्ती मारपीट करते थे। उसी में एक दिन हमारे भतीजे पंकज और आदित्य बस के मालिक सुनील सिंह के भाई प्रियांशु और 3-4 लड़के बसों को देख रेख करने के लिए रतनपुरा तक गए। रतनपुरा से जब लौट रहे, बस से गए? नहीं, बोलोरो से। अच्छा। और रतनपुरा तक गए बसों की देख रेख करने के लिए। उधर से लौट रहे थे तो अदरी मोड़ पर जगदीश यादव और उनके लड़के, उनके साथ 2-3-4 और लड़के थे, रोक करके मेरे भतीजे पर लोग रोके गाड़ी और मारपीट करने लगे। वहाँ पर स्थिति ये बनी कि हमारे भतीजे के साथ जो 4-5 लड़के थे, वहाँ मारपीट में जब वो लोग उनके लड़के भागने लगे और जगदीश यादव पर लोग लाठी डंडे से मार दिए, तब उनके लड़के वहाँ से गोली चलाए। नहीं, लाठी डंडे की बात आप बता रहे हैं कि आपके भतीजे ने लाठी डंडे से मारा, लेकिन आप लाठी डंडा बता रहे हैं, FIR हुई थी, गोली दिखाया गया कि गोलियां चली। वह गोली जगदीश यादव, पंकज सिंह चक्रवात ने चलाया। जगदीश यादव उसको, वह जबरदस्ती राजकुमार CO सिटी थे, वह दबाव बना करके फर्जी मुकदमा लगवाए गोली चलाने का। वह जो है ये मेरे सामने की बात है, मैं सत्य कह रहा हूँ कि वो उनका यही स्टेटमेंट था हमसे कि राजपूत की गाड़ी चलेगी, ब्राह्मण की गाड़ी चलेगी, भूमिहार की गाड़ी चलेगी। एक यादव गाड़ी ले लिया तो उसको तुम लोग नंबर नहीं दे रहे हो, वो नंबर दे दो, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। अच्छा, एक बड़ा मुख्य सवाल करना है। इतने दिन से आप लोगों को कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं, आप लोग मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरीके से आप लोग काफ़ी परेशान हैं जी। और जैसा आपने बताया कि आप जेल गए तो आपके भाई साहब सदमे से स्वर्गवासी हो गए, तो इस तरीके की यातनाओं को आप लोग झेलते चले आ रहे हैं। आपने एक बार भी मीडिया का सहयोग क्यों नहीं लिया? मीडिया आज मैं भाई साहब बता दूं, मीडिया के लोग केवल प्रशासन की बात सुनते हैं, जनता की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि आप मेरे यहाँ आए और मेरे दर्द को सुन रहे हैं।
अभी आपके यहाँ बातचीत में एक बात ही पता चली कि शहर कोतवाल राम सिंह का जब नाम आता है तो चर्चाएं होने लगती हैं कि सिविल ड्रेस में आते थे रात बिरात। हाँ, रात में सिविल ड्रेस में, हम जेल में थे, रात में सिविल ड्रेस में आकर के यहाँ और इतना धमकाते थे, कहते थे कि मैं तुम लोगों के ऊपर नया मुकदमा कायम करूँगा, तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, जो भी कड़ी कार्रवाई करूँगा, नहीं तो तुम जितनी गाड़ियाँ। अकेले आते थे? नहीं, फोर्स के साथ आते थे, और सभी लोग सिविल ड्रेस में आते थे। अच्छा, सिविल ड्रेस में सभी लोग आते थे, फोर्स के साथ आते थे। तो ये समय क्या रहता रहा होगा जब आते रहे होंगे? 9 से 11 बजे के बीच में। 9 से 11 बजे के बीच में। जैसा भी आपने देखा कि आपके बीच में ताज़े और सच्चे समाचार के साथ हर समय मौजूद रहते हैं। ये तो काम अदालत का है कि दोषी हैं कि निर्दोष हैं, जजमेंट देना न्यायालय का काम है, लेकिन एक पत्रकार का कर्तव्य होता है कि मीडिया का मतलब माध्यम का मतलब प्रशासन की आवाज़ जनता तक, जनता की प्रशासन तक, और जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ितों की आवाज़ शासन प्रशासन तक और आम जनता तक भी पहुंचाना, ये मीडिया का काम होता है, मीडिया का धर्म है। इस धर्म को निभाते हुए हम इनकी यातनाओं को, इनकी व्यथाओं को जब इन्होंने बताया तो ये हमें ज़रूर समझ में आया कि हमें अपने चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान में तमाम अधिकारियों को, तमाम मंत्रियों को, संतरियों को, हर एक तक इनकी ये बात पहुंचना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो टारगेट है कि मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ख़त्म करना, तो ये लोग उस साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, जैसा कि इन्होंने भी आपको बताया है, लेकिन उसके बाद भी उनके साम्राज्य से जोड़ते हुए इन लोगों को तरह तरह से पीड़ित किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए अगर तो प्रत्यक्ष रूप से उनका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि उनका वोट बैंक जो है वो और मजबूत होता जा रहा है। अब देखना यह है कि माफिया मुख्तार के ऊपर किस समय जिला प्रशासन नकेल कसता है और किस तरह की कार्रवाई प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर करता है। ऐसे ही आपको लगातार खबरों का ताज़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।